डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। तो कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लेके आ चुके हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी कराएंगे विद उसकी थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। तो स्टार्ट होता है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से और पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाए। क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप कर लोगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। जो आपकी एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इसका फॉर्मूला होता है E = H μ, जहाँ H आपका होता है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, इसका ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका। रिपीटली एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, E = Hc/λ। फिर आपका आता है बोर एटॉमिक मॉडल। टोटल एनर्जी होती है En = -13.6 Z²/n²। इसकी आपको यूनिट अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट चेंज होती है तो आपके फॉर्मूले में आगे की जो वैल्यू होती है इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि किस एनर्जी में नेगेटिव होता है किस में नहीं। तो केवल केवल काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि पॉजिटिव होती है। बाकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही निगेटिव फॉर्म में होती है। बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको याद करना है इसके फॉर्मूले। सबसे पहले होता है यहाँ पे रेडियस का। Rn = होता है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल में आपकी होती है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर/सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड में F = V/2πr = 0.657 10⁻16 Z²/n³। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ऐसा दे देगा कि आपको एक R1 दे देगा, एक V1 दे देगा और कह देगा कि R2 और V2 निकालो। तो आप इस फॉर्म से निकालोगे कि कोई आपकी हीलियम गैस है, वहाँ पे आपको Z दिया हुआ है, N दिया हुआ है, फिर आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे इसका रेशियो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर आता है टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। तो 2πr/v होता है, फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.52 इंटू 10⁻16 n³/Z²। अब आता है रेडबर्ग फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए। 1/λ = V बार। इसको या फिर आप 1/λ लिखो या फिर V बार, दोनों सेम होता है। और Z² 1/n1² - 1/n2²। अब यहाँ पे आपका R क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.0967 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यहाँ पे आपको यूनिट अच्छे से याद होनी चाहिए। जेड जो होता है आपका वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। N1 होता है आपकी लोवेस्ट एनर्जी ऑफ लेवल। जो आपके लेवल होते हैं उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है N1। और N2 होता है हायर एनर्जी ऑफ लेवल, जो उसकी हायर एनर्जी होती है। मतलब यहाँ की एनर्जी जो आपकी हायर होगी वो N2 होगा और जो लोअर होगी वो N1 होगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये आपका होता है λ = H/p। इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जहाँ M होता है आपका मास ऑफ पार्टिकल, V होता है वेलोसिटी, P होता है मोमेंटम। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Δx.Δp ग्रेटर देन एंड इक्वल H/4π। ये आपको थोड़ा कभी कभी आपको सॉल्विंग में कॉम्प्लेक्स कर सकता है, बट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसर्टेनिटी में। यहाँ पे आप डेल्टा पी को लिख सकते हो। आपका पी क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है m/v, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको आप लोग यहाँ ए भी पुट कर सकते हो। यहाँ डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा वी होता है वेलोसिटी आपकी। तो अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बोला गया है अ नियर यूवी फोटोन। आपका एक यूवी फोटोन है 300 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व बाय अ गैस। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है। आपको सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी आपको लगे कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आपको क्या गिवन है वो लिखना शुरू कर दो, खुद में खुद फॉर्मूले आपको याद आएंगे। तो पहला लैम्डा दिया हमें 300 नैनोमीटर, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है अ गैस एंड देन दी इमिट। फिर उसके बाद दोबारा इमिट करता है एज 2 फोटोन। एक फोटोन है ये आपका, ठीक है। इसके बाद ये गैस होता है यहाँ पे ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर ये रीइनेट होता है यहाँ पे, वो बनाता है फिर से 2 फोटोन। 1 फोटोन इज रेड विथ अ वेवलेंथ। एक आपको मान लो ये रेड है जिसकी वेवलेंथ 660 दी हुई 760 नैनोमीटर है। हैंस वेवलेंथ ऑफ द सेकंड फोटोन राउंड ऑफ द नियरेस्ट। तो आपको इसकी बतानी है वेवलेंथ λ2 क्या हुआ। तो λ1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 760 और λ2 निकालना है। अब आपको यहाँ पे इतना समझ आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे एनर्जी का, E = Hc/λ। यहाँ पे लैम्डा आ रहा है, इतना आपको क्लिक किया। देखो क्वेश्चन हमें भी नहीं मान लूँ, जैसे एक नया बच्चा करता है वैसे करना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। Hc/λ = Hc/λ1 + Hc/λ2
लैम्डा टू। अब ये क्यों किया? कि तो यहाँ पे आपका की पॉइंट होता है जो जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी वैल्यू आर एडिटिव नेचर, यानी कि एनर्जी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाया E=E1 + E2। एनर्जी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से एस सी हमारा कॉमन है तो कट जाएगा। क्या बचा? 1/λ=1/λ1 + 1/λ2। 1/λ की वैल्यू कितनी दी है? 300। 1/λ1 की वैल्यू कितनी है? 760 + 1/λ2 आपको फाइंड करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका लैम्डा निकल के आता है 496 नैनोमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको लोग 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। बट अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, इसमें आपके केवल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पक्का होता है, देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे प्रोसेस आपके कितने तरीके के होते हैं? 4 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। फिर होता है आइसोबारिक, फिर होता है आइसोस्कोरिक, आइसोकोरिक, फिर एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है? आपका dt होता है वो जीरो होता है। जब dt जीरो होगा तो आपका t क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक में क्या होता है? dp, यानी कि यहाँ पे प्रेशर जीरो होता है। जहाँ बार आपका आ जाता है वहाँ प्रेशर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? p कांस्टेंट हो जाता है। आइसोस्कोरिक में क्या होता है? dv आपका जीरो होता है, तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक होता है, यहाँ पे आपका dq जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे आपका q भी जीरो होता है। ये आपके 4 प्रोसेस होते हैं और ये 4 प्रोसेस में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको आइसोथर्मल दिखे मतलब आपको समझ जाना है यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। आइसोस्कोरिक में आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और एडियाबैटिक में क्यू आपका जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या कहता है? एनर्जी ऑफ टोटल यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। जो आपकी एनर्जी होती है यूनिवर्स की टोटल, वो ऑलवेज कंजर्व हो जाते हैं। या फिर टोटल एनर्जी एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, या फिर आपकी जो टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की होती है वो भी ऑलवेज कंजर्व होती है। यहाँ पे आपके फॉर्मूले आते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपका डेल्टा यू बराबर या फिर आपका होता है डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा बी। कैलकुलेशन ऑफ हीट, जब आप हीट की कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी टोटल हीट कैपेसिटी होती है सी टी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी जूल डिग्री सेल्सियस। इस इंटेंसिटी प्रोपर्टी एंड पार्ट फंक्शन ये आपको पता होना चाहिए कौन सी है, और ये पाथ फंक्शन है। ये आपको क्वेश्चन जेई में पूछा गया है डायरेक्ट कि कौन सी आपकी पाथ फंक्शन होती है और कौन सी आपके पाथ फंक्शन नहीं होती। डी क्यू बराबर होता है सी टी डी टी। इसके इंटीग्रेटिंग में लिखते हैं हम लोग डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी टी डी टी। अब एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच, तो एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, जो आपका पी वी होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी वी बराबर होता है एन आर टी। तो हम यहाँ पे पी वी की जगह एन आर टी को पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। तो आपके यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं, एक यहाँ पे डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे बनता है आपका डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू प्लस एन आर टी। फिर आता है आपका वर्क डन। वर्क डन में अभी आपको पीछे बताया था, जब आपका आता है आइसो कोरिक प्रोसेस तो आपका डेल्टा वी जीरो हो जाता है, यानी कि वर्क डन जीरो हो गया। जब आप यहाँ पे वॉल्यूम ही जीरो हो गया तो आपका वर्क डन जीरो हो गया। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी होता है प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू वी हो जाता है, यानी कि डब्ल्यू हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा यू इक्वल टू हमारा क्यू वी के बराबर हो जाएगा। जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो आपका फॉर्मूला लगता है वर्क डन का डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। आइसोथर्मल में आपका फॉर्मूला यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में होता है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी वन। एन आर टी की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? पी वी भी रख सकते हो। आइसो इरिवर्सिबल में क्या होता है? पी एक्सटर्नल एन आर टी पी टू माइनस एन आर टी पी वन। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, एक मिनट। अब आता है वर्क डन आपका फ्री एक्सपेंशन के लिए। जब आपका फ्री एक्सपेंशन होता है तो आपका यहाँ पे पी एक्सटर्नल भी जीरो होता है और वर्क डन भी जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस जब भी आपको कभी फॉर्मूला पूछा जाता है
मोस्टली आपको ऐसे डायग्राम दिए जाते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस दे देता है, यानी कि आपको वर्क डन पे फॉर्मूले आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको दे दिया कोई ऐसे, तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख गया तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कभी आपको ऐसा होता है जो साइक्लिक हो जाता है, यानी कि जो रुकता ही नहीं पूरा साइक्लिक, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। आपके जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, यानी डेल्टा टी जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा पी जीरो। और डेल्टा वी जीरो यानी कि आपका यहाँ पे वर्क डन भी जीरो होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा आइसोसोरिक प्रोसेस में कि अगर वी जीरो तो वर्क डन भी आपका जीरो होगा, यानी कि वर्क डन इक्वल टू एरिया आइसोलेशन इन पीवी डायग्राम। वर्क डन आता है वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका क्यू जीरो होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस वी। अगर क्यू जीरो हो गया तो यानी कि आपका डेल्टा यू इक्वल होगा आपके डब्ल्यू के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो टी वन वी वन गामा माइनस वन। ये आपको रिलेशन याद कर लेने हैं अच्छे से। टी वन वी वन गामा माइनस वन, टी टू वी टू गामा माइनस वन, यानी कि पी वन पी वी गामा कॉन्स्टेंट है आपका यहाँ पे, सेम आपका यहाँ पे है। एंथैल्पी इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपका डेल्टा इज इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सल अपॉन टेम्परेचर के। अब आता है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी देखो, इंट्रॉपी का आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब यहाँ पे इंट्रॉपी के चार प्रोसेस और चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला होता है आइसोथर्मल का, होता है डेल्टा इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। आइसोछोरिक का होता है डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। आइसोबारिक होता है डेल्टा एस एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। और एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है इरिवर्सिबल का, डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये आपके चारों फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना। अब आती है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी से आपको मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल की जगह वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। तो दिया हुआ है डेल्टा जी इज स्मॉलर देन बी। अगर आपका यहाँ पे डेल्टा जी है वो स्मॉलर देन बी है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। यही अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जब इक्वल होगा तो एट इक्विलिब्रियम, तो वो आपको कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है, वो आपको ऐसे ना बोले कि आपका जो प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस, वो सीधा बोल दे कि आपका डेल्टा जी जो है वो निगेटिव है। अगर वो निगेटिव है यानी कि वो स्पॉन्टेनियस होगा। या फिर वो बोल दे कि तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कोई थ्योरी दी तो बोल दे कि जो आपका डेल्टा जी वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो निगेटिव होगा। अब यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन। तो ये आपका देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दिया हुआ आज सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, एक सिस्टम है ए से बी जा रहा है। बाय टू प्रोसेस, पहला प्रोसेस आपका ये है, दूसरा प्रोसेस ये। सो इन फिगर इफ ए यू वन एंड ए यू टू आर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आपका जो ए यू वन और ए यू टू है अपने एनर्जी को चेंज किया था प्रोसेस वन एंड टू रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन डेल्टा यू वन और डेल्टा यू टू में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका की पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डू नॉट डिपेंड द पाथ फॉलो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, मतलब ये डिपेंड ही नहीं करती है उस पर, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट तो एक ही लाइन में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा डेल्टा यू वन इक्वल टू डेल्टा यू टू। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, गिवन है, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपका थर्मोडायनेमिक्स दो चीजें हैं इसमें, एक तो फिजिक्स वाला पार्ट आ जाता है आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फिर एक आ जाता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। क्या दिया हुआ है आपको, पहले यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, H2 गैस है, हाफ O2 गैस है और H2O में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा H नॉट आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है। दूसरी रिएक्शन में वो दे रहा है H2 गैस है, हाफ O2 लेता है और यहाँ पे वो लिक्विड बना रहा है, तो यहाँ पे वो बनाता है गैस। इसका आपका डेल्टा H दिया हुआ है माइनस में इतना, तो उसने बोला मोलर एनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर निकालने। अगर आप यहाँ पे हम दोनों रिएक्शंस को लिखते हैं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस है, बना रहे हैं H2O लिक्विड। दूसरी रिएक्शन H2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है और बना रहा है यहाँ पे H2O गैस वाला। तो अब रिएक्शन में अगर आप वन
-2 करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा? H2O लिक्विड से हमारा क्या बनना है? H2O गैस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे, H1 माइनस H2 कर देंगे, ठीक है। -241.8 माइनस 285.9, तो आपका आएगा आंसर -44 समथिंग, ठीक है। तो अब इसमें आप 2 -1 करें या 1 -2, तो आपको 44 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अब आता है यहाँ से आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डब्ल्यू बराबर होता है ZIT। आपने क्या पढ़ा है? क्यू बराबर होता है IT। तो आप यहाँ पे IT की जगह क्यू भी रख सकते हो, तो क्या बनेगा? डब्ल्यू बराबर ZQ। सेकंड लॉ क्या होता है? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। कंडक्टेंस क्या होता है? आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कंडक्शन की। फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू A/ρl K/A। यानी कि आपका लास्ट का फॉर्मूला ये निकल के आता है। यूनिट होती है ओम इनवर्स या साइमन इनवर्स। इफेक्ट क्या होता है इसका? डायल्यूशन में ये बढ़ेगा लार्ज नंबर ऑफ आयंस एंड प्रोड्यूस। मोलर कंडक्टिविटी, ये आप कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बच्चे फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का साइन क्या होता है? मान लो उल्टा V और M लगा दिया, क्या होता है? K -100/m। के क्या होता है यहाँ पे? आपका कप्पा। यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है डायल्यूशन में? ये बढ़ता है ड्यू टू लार्ज इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम। डिटरमाइन ऑफ द, यहाँ पे आपको डेल्टा एम, अभी डेल्टा एम पीछे हमने क्या पढ़ा था? मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है? हमें डिटरमाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डायल्यूशन पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जिसमें से आपको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जिसमें आपको ग्राफ आते हैं और आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल, डेल्टा एम सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी नॉट माइनस AC हाफ। तो ए क्या यहाँ पे होता है? आपका ए यहाँ पे होता है कांस्टेंट। कैन बी फाउंड फ्रॉम द इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या होता है? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको कोई भी दे देंगे। यहाँ पे H2SO दिया है, यहाँ KCl दिया है, तो कोई भी दो आपको इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे। मान लो ये ए है जो वीक है, यहाँ बी है जो स्ट्रॉन्ग है, और आपको बोल देंगे, कोई डायग्राम दे देंगे कि एक ऐसे डायग्राम दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया ऐसे। अब वो कहेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो ऊपर से यहाँ ऐसे आता है वो आपका क्या होता है? वीक। तो आप बता दोगे जो आपका ए वीक है वो ये है, जो आपका बी स्ट्रॉन्ग है वो ये है, ठीक है। कोलास लॉ, for AX/BY tends to AX/AY plus YBX minus in term of the molar conductance of the cation and ion। आपका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आ जाता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जे के बच्चे होंगे तो उन्होंने इस पे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा, उनको तो पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लीकेशन ऑफ कोलास लॉ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यहाँ पे निकालते हैं हम। मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डायलेशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन में। नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF होता है, जिसको हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको पार्ट को हम लोग जब पूरा RT F की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आता है 0.591, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 0.06 भी लिखते हैं। अगर उसने दिया हुआ है आपको वैल्यू ये, तो भी आपको यही यूज करनी होगा, नहीं दिया है तो आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका पहला क्वेश्चन। तो दिया हुआ इफ द Pb2 प्लस कंसंट्रेशन इज मेंटेन एट 1 m constant, then the Cu2 plus when the cell potential drop to 0 इतना दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एक्स की ई सेल आपको इतना दिया हुआ है, और ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखेंगे हम एनोड की रिएक्शन। तो एनोड में क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? पीबी का, P2 प्लस में जा रहा है। तो पीबी हमारा सॉलिड से हो रहा है, हमारा Pb2 प्लस एक्वा में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। फिर हमारी कैथोड रिएक्शन हो रही है, जहाँ होता है रिडक्शन। Cu2 प्लस हमारा एक्वा से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रहा है। अगर हम यहाँ पे नेट रिएक्शन लिखेंगे, अगर आप रिएक्शन पहले लिख दो तो आपको फॉर्मूले लगाने में बहुत आसानी होगी। तो आएगी आपकी Pb सॉलिड Cu2 प्लस एक्वा से मिलता है
बनाता है Pp2 प्लस एक्वा प्लस Cu सॉलिड बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है यहाँ पे, ई नॉट सेल आपको यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, ठीक है। ई नॉट सेल यहाँ पे आपको जीरो है, तो ई सेल का फॉर्मूला इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे आपको दिया नहीं है, ठीक है, कि आपको क्या यूज करना है, 0.06 करना है, 0.05 करना है, तो हम यहाँ पे 0.0591 लेके कर रहे हैं, आप 0.06 भी लेके कर सकते हैं, अपॉन एन लॉग क्यू। तो एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ए नॉट आपका 0 है, ई सेल, एक मिनट, ई सेल वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो ठीक है, ई सेल यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आपको इस नॉट सेल की यहाँ पे ये आपकी वैल्यू दी है ई नॉट सेल की 0.473 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्यू। आपका यहाँ पे क्या होगा, पहला Pb2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, तो यहाँ से आप, एक मिनट, ऊपर को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप लोग ने नोट कर लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिए। जितना हो गया, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 0.473 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग का आता है, पीवी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 अपॉन, हमको वैल्यू किसकी निकालनी, कंसंट्रेशन सी यू की, तो आपके आ गई यहाँ पे 10 की पावर माइनस एक्स। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे फॉर्म में आएगी, जब इसको आप पूरा सॉल्व करने वाले हो यहाँ पे, तो आपकी वैक्स वैल्यू निकल के आती है 16.006। इसको कंप्लीट आप सॉल्व करना, हमने यहाँ पे नहीं किया, बट आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जाके पेपर में पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका सोल्यूशन, डिप्रेशन यहाँ पे दिया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो यहाँ पे ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ना है। देते हैं डेल्टा टी एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, एम यहाँ पे आपका क्या होता है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका के एफ क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इतना नाम दिए हुए आप पढ़ लेना आराम से, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर आता है एवोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, इसमें भी आपका डेल्टा टी इक्वल टू एम होता है, एम यहाँ पे भी आपकी मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन होता है, और के एफ आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, एवोल्यूशन कांस्टेंट होता है। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे निकालने के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है डिसोसिएशन का, होता है आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। फॉर एसोसिएशन के लिए होता है आपको आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए होता है अल्फा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके ये फॉर्मूले होते हैं, जो सारे फॉर्मूले आपके एक ही जगह दिए हुए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड, ठीक है, एक नेफ्थोइक एसिड है, इट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन, तो यहाँ पे उसने आपको बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो देखो सबसे अच्छा यहाँ पे उसने आपको यहाँ पे इसका दे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखने का पैटर्न क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, HO2। जब आप इसका मास निकालोगे यहाँ पे नेफ्थोइक का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, तो आपका मोलिकुलर वेट होता है 172 ग्राम ऑफ मोल इनवर्स। कार्बन का कितना होता है, 6 × 11, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 × 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन 2 है, और कितना होता है 16, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, 8 × 16 16 क्लियर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 172 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार कर लेना अच्छे से। फिर हमको बोला है डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया नहीं है मोलरिटी, तो हमको मोलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी क्या होता है आपका, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम में।
तो मास ऑफ सोल्यूट आपको यहाँ पे कितना दिया है 20, ठीक है, अपॉन मोलर मास दिया है 172 इंटू 1000 यहाँ पे है, ठीक है 1000। ये छोटे छोटे मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको 50, ठीक है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आता है 400/172। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दी है ये देख लेते हैं। के एफ की वैल्यू दी है, आई की निकालनी है 1.72 इंटू एम हमने निकाल लिया है 400/172। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, बेन इतना 2K, ठीक है, यहाँ पे आपको 2K दिया हुआ है 2। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो आई निकल के आता है आपको 0.5। हमको किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 10 है, आई माइनस 10 यानी कि आई इंटू 10 के फॉर्म में लिखना है। 5 है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 समथिंग फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्या, 5 आएगा। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछे जाते हैं, बट वो टफ पड़ता है। तो अगर आप अभी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे ए इक्वा है बी बी टेंस टू आपको बनाता है एक्स एक्स प्लस वाई वाई। तो आपको यहाँ पे केसी जो निकलता है कांस्टेंट एक्स होता है, ये जो एक्स आगे इसका जो पावर होती है, ये आगे का कोफिशिएंट वो जाके पावर में लग जाता है। और यहाँ पे होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। केसी क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको जब प्रेशर की बात होती है तो आपका आता है पी एक्स एक्स डॉट पी वाई वाई अपॉन पी ए डॉट पी पी बी। के पी आपका यहाँ पे ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, के पी इक्वल टू होता है आपका के सी आर टी डेल्टा एन जी। एन जी क्या होता है आपका, कोई भी रिएक्शन आपको जैसे दी हुई है, एक मिनट, एन टू प्लस एस टू एन टू एन एस थ्री बनता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कॉफिशिएंट है, यहाँ 2 है, तो डेल्टा एन जी क्या होता है आपका 2 माइनस 3, ये आपकी गैस होती है, तो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आपका निकल के आता है। ऐसे आपका डेल्टा एन जी निकलता है माइनस का। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर आपकी कोई रिएक्शन दी हुई है और उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी कि रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएजेंट टू प्रोडक्ट को हम लोग प्रोडक्ट टू रिएजेंट कर देते हैं, तो हमारा जो K1 होता है यानी कि कांस्टेंट होता है वो 1/K1 हो जाता है। सेम इसी तरीके अगर हम इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रिएक्शन आपको यहाँ अमोनिया की दी हुई है, इससे हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जा अंडर रूट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम में एक आता है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर ए से बी बनता है और बी से सी बनता है तो हमें ए से सी बनाना है, तो हमें K1 डॉट K2 यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए से सी वाला के कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ से आता है, अब दिया हुआ आयनिक इक्विलिब्रियम आपका पूरा पूरा बेस है आपका यहाँ पे फॉर्मूला पे, तो जितना अच्छे से आपको इसके फॉर्मूले होंगे आपके क्वेश्चन होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके हर एक फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ना। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो दिया है डिजॉल्व कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के, ये आपको यहाँ पे होता है जब आपका वीक एसिड होता है, ठीक है, तो आपका H प्लस ए माइनस अपॉन एच हो जाता है फॉर्मूला, जहाँ ए आपका स्मॉलर आपका होना चाहिए 1 के इक्वल होता है, ए आपका आप यहाँ पे डिसोसिएशन होता है अंडर रूट K/C। फॉर वीक एसिड के लिए आपका अल्फा होता है यानी कि Kb/C वीक एसिड के लिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए करते तो KW होता है H प्लस ओ एच माइनस वैलिड एट ऑल टेम्परेचर पे होता है, यही KW आपका होता है यहाँ पे HOH माइनस 10⁻⁻14 वैलिड ऑफ 25, यानी कि जब आपको वहाँ पे टेम्परेचर पे आ जाए बात तो आपको यहाँ पे KW निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। PKW होता है pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH कैलकुलेशन होती है आपकी pH माइनस लॉग H प्लस होता है 10⁻⁻pH। POH होता है आपका यहाँ पे OH निकालने के लिए H⁻⁻POH। PK माइनस लॉग K के इक्वल होता है यानी कि K इक्वल होता है आपके 10⁻PK। PK भी होता है आपका 10⁻⁻PKB। साल्ट एनालिसिस, अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, आपका पीएच होगा वो 7 होगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस दिया हुआ है कोई तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा जहाँ पे 0.5 के
PKW माइनस PKB माइनस log C, यानी कि ये आपका फॉर्मूला लगेगा। वही अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस हम वीक एसिड दिया हुआ है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा। वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, इसका फॉर्मूला ये लगेगा। सोल्यूशन, सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली, यानी कि एसिड और एल्कली के हमको मिलाने से उसमें थोड़ा सा भी डाइल्यूशन में स्मॉल से चेंज हो जाता है आपका, वहाँ पे होता है आपका बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक एसिड एंड बेसिक। एसिड बफर में क्या होता है आपका वीक एसिड होता है एंड इट साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पीएच आपका स्मॉलर देन होना चाहिए, जैसे आपको HCOH प्लस HCONA, तो पीएच का फॉर्मूला आपका ये होता है। यही वीक बेस होगा तो आपका यहाँ पे वीक बेसिक होगा, तो यहाँ पे बेसिक में वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, पीएच ग्रेटर देन होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ NH4OH और NH4Cl को लेते हैं, फॉर्मूला आपका ये लगता है। solubility of product, solubility product of salt of the type AXBY, KSPAXXY XY आता है तो आपको अलग अलग करोगे इसको, तो XX YX प्लस XX प्लस वाई आपका निकल के आता है। मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल आपको दिया हुआ है ACl प्लस Cl, तो यहाँ पे आपको KSP क्या होगी AG प्लस प्लस Cl माइनस दी हुई है, यानी कि आपको दो यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे आपका एच स्क्वायर यानी कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपका एक्स स्क्वायर होगा। इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है, बट इससे मोस्टली कम क्वेश्चन आए हैं, बट ये इजी होता है, इसको आप लोग अच्छे से कर सकते हो। मतलब अगर आपने इसको एक बार पढ़ा तो इसके क्वेश्चन आपके होने लायक हैं। फिर आता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl दैट शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 1.0 m NH4OH टू प्रिपेयर बफर सोल्यूशन। देखो बफर सोल्यूशन बोला उसने, खुद उसने बता दिया कि भाई हम बफर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। विथ यहाँ पे पीएच दिया हुआ है, टेक कितना, तो बफर सोल्यूशन की बात करें NH4Cl और NH4OH, यानी कि आपको बेस दिए हुए हैं, तो ये आपका बेसिक बफर हुआ। ठीक है, क्या कौन सा बफर हुआ, बेसिक बफर। अगर आपने ये देख लिया कि हाँ बेसिक बफर हुआ, तो बस फॉर्मूला तो आपको याद है, याद है, सिंपल है क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद है तो क्या लगेगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट अपॉन वीक बेस, वीक बेस। अब यहाँ पे POH आपको कैसे निकालना है, तो POH आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो कुछ तो दिया होगा आपको देखो POH आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो आपको 14 माइनस यहाँ पे n दिया हुआ है PH, यानी कि n POH इक्वल टू क्या होता है 14 इक्वल टू अभी पढ़ा POH प्लस PH इक्वल टू आपका 14 होता है। POH निकालना है 14 माइनस यहाँ पे 9 दिया हुआ है 9 इक्वल टू आपका निकल के आता है यहाँ से 5। अब हमको क्या निकालना है, PKB निकालने के लिए होता है माइनस लॉग, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे के की 2 × 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट निकल के आता है 4.7। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पुट करना है, तो 5 इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस 0, तो लॉग एक्स क्या होगा आपका यहाँ से 0.3। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, log 2 इक्वल टू 0.3, हमारा log एक्स निकल के आया 0.3, यानी कि हमारा ये किसके बराबर है log 2 के, तो आपका एक्स क्या हुआ यहाँ पे 2, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। फिर आता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि काइनेटिक रिएक्शन। इसके पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें जो कि आपके इंपॉर्टेंट होती है आयनिक सॉल्यूशन में। अगर आपको एक लाइन का थ्योरी बेस पूछ लो तो इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेटिंग आपको जो प्रेसिपिटेट बनता है उसकी कंडीशन है। थोड़ा राइटिंग को आप समझ सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी राइटिंग को और अच्छी कर लूँगी। तो देखो आपकी बात होती है यहाँ पे एक KSP की, जो आपका KSP होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और जो आपका QSP होता है वो होता है आयनिक प्रोडक्ट एट एनी कंसंट्रेशन एंड एनी, यहाँ पे आपकी होती है इक्विलिब्रियम पे और ये होती है एनी कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके 3 केस बनते हैं। केस 1 होता है KSP स्मॉलर देन आपका QSP हो, दूसरा होता है KSP आपका ग्रेटर देन QSP हो, तीसरा केस होता है आपका जब ये इक्वल हो आपस में। ठीक है, जब स्मॉलर देन होता है तो क्या होता है आपका प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट मोर साल्ट विल डिजॉल्व, यहाँ पे आपका क्या होता है मोर साल्ट विल डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व
डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब आता है यहाँ से काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक। तो रेट होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मोल अपॉन लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इनवर्स होता है। एवरेज रेट होती है आपके डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आर इंस्टेंटेनियस पे आपका फॉर्मूला होता है डी पी अपॉन डी टी। रेट ऑफ एक्सप्रेशन अगर कोई आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन, तो उसकी रेट लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी अपॉन उसके आगे का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो बेस में जाएगा। उसी तरीके डी माइनस डी पी अपॉन डी टी बेस में कॉफिशिएंट, डी सी अपॉन डी टी बेस में कॉफिशिएंट। अब यहाँ पे आप देखो, जब आप यहाँ पे रीजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, रीजेंट वो आपका माइनस में है और आपका प्रोडक्ट जो है वो प्लस में होता है। रेट लॉ आपका क्या होता है, रेट के ए एक्स बी वाई होता है आपका। ए यहाँ पे एक्स वाई क्या होता है आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने होते हैं। के एक्स क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट नोन आर रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, ए बी बी प्रोडक्ट होता है आपका, रेट के ए एक्स प्लस बी वाई होता है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट ए इज एक्स होता है और बी होता है वाई के। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है हमारा एक्स प्लस वाई। यानी कि आपको कोई रेट दी हुई है, मानो आपको रेट दिया हुआ है यहाँ पे के ए की पावर 3 और बी की पावर 2, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या होगा 3 + 2 = 5, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी 5। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसको हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं। और कैन भी ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो और फंक्शनली पॉजिटिव निगेटिव और जीरो फंक्शनल किसी भी उसमें हो सकती है। रेट कांस्टेंट होता है आपका मोल अपॉन लीटर 1 - 1 टाइम इनवर्स। ये आपका एक होता है जनरल फॉर्मूला, जिससे आप लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर आप एन ऑर्डर की रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ एन की जगह हम लोग क्या करेंगे जीरो पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर होगी तो एन की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, तो निकल के आएगा सेकंड इनवर्स। फिर आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे एन की जगह 2, तो निकल के आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे आप देखो, मेन इसके फॉर्मूले ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी होता है। हाफ लाइफ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2 के होता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, जहाँ टी हाफ होता है आपका 0.693 अपॉन के। एनेट ऑर्डर का भी आपका सेम ऐसे फॉर्मूला होता है, यानी कि आपको टी हाफ का भी फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो इसके एन ऑर्डर वाले फॉर्मूले पे आप पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे एन जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा यानी कि ए ऊपर चला जाएगा, 1 होगा यानी कि ए पे हमारे डिपेंड नहीं करेगा फर्स्ट ऑर्डर, 2 होगा तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। अर्नियस इक्वेशन ये आपका ग्राफ, जहाँ पे आपको के इक्वल टू ए ई माइनस ए नॉट अपॉन ए ई ए अपॉन आर टी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो अब आता है क्वेश्चन, अ रिएक्शन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट ऑर्डर 75% ऑफ दिस रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। ठीक है, उसने एक रिएक्शन बोली, उसका 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है 32 मिनट में। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75%, तो यानी कि हम उसने पूछा है कि 75% में हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसने पहले बोल दिया, तो फॉर्मूला लगाते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। फिर आता है आपको यहाँ पे टी कितना आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहले 32 मिनट्स। ठीक है, हमको के निकालना है 2.303 अपॉन 32 लॉग इनिशियल आपकी कितनी होगी 100 और फाइनल में वो कितने करता है 75% -75। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 100 अपॉन 25, जिसको हम लोग करेंगे तो 4 आएगा। लॉग 4 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा यहाँ पे 0.0433 मिनट। के निकल आया, फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब क्या कर देते हैं के की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो हम टी को यहाँ ले जाते हैं और के को यहाँ ले जाते हैं। तो टी इक्वल टू आपका क्या होगा 2.303, के क्या है 0.0433 लॉग, अब यहाँ पे इनिशियल आपका 100 और फाइनल में वो क्या बोला 50% हो जाए, यानी कि 100 - 50 ओवरऑल 50 बनेगा, डिवाइड 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे log 2 की वैल्यू आप पुट करोगे और जब आप आपका log 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.3, जब इसको आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 60 मिनट। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होता है। तो यहाँ से अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट स्टार्ट होती है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको आई होप पूरी अच्छे से समझ आई, उसके फिफ्थ कॉन्सेप्ट। और देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको फॉर्मूले के साथ साथ
क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को थोड़ी बहुत, जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है जब उनको फॉर्मूले याद ना हो, तो वहाँ पे मैंने आपको लगाना सिखाया। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने काफ़ी टाइम बढ़ा है, और अगर आप अभी नए नए हो यहाँ पे, तो 15 IOC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे, आप जाके उसे देख सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप पहले खुद से करोगे, देन आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करना सॉल्व करो। तो देखो, तब तक, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है आपका, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो 9 क्लास से, जहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, देखो, और एक और, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। जो आपका नियॉन होता है इसका होता है 14, सॉरी 10 होता है। ठीक है, O2 होता है, O2 में आपका कितना होता है 8, 2 माइनस है तो कितना होगा 10, Mg2+ होता है आपका 12, दो आपके इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बचा 10। फ्लोरीन आपका यहाँ पे कितना होता है 9, एल्यूमिनियम 13+ होता है, यानी कि एल्यूमिनियम आपका होता है 13। यहाँ से आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे आपका L है ये। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा 10। क्लोरीन, क्लोरीन आपका होता है यहाँ पे 18। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे आपका होता है 19, सोडियम होता है 11। तो यहाँ पे कितने आपके होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 4। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कितना होगा 4 आंसर। फिर दिया हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर ऑफ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट एंगेज्ड इट। तो ये आपकी प्रोडक्ट टेबल का मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे आपकी सारी जितनी भी आपकी कंफ्यूजन होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आयनिक में, आयोनाइजेशन में, ये सब कंप्लीट होगी। तो जो आपके आयनिक साइज होता है, ये सब आपका, जब आयनिक चार्ज होता है तो यहाँ पे वो दो टाइप का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, जहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि जहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपका जो आयनिक रेडियाई होती है वो घटती है, और जहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता है वहाँ पे आपकी आयनिक रेडियाई बढ़ती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा -F- है, तो F हमारा होगा, फिर Na+ होगा, ठीक है, Mg2+ होगा, Al3+ होगा, यानी कि ये आपका करेक्ट है। उसने क्या बोला हमसे, नॉट करेक्ट। बच्चे नॉट भूल जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है पहला ही तो सही है, और एक को टिक करके आते हैं, फिर उनको मिलता है यहाँ पे -1, यानी कि आपका जो 4 मार्क्स है वो गलत करके आते हैं, और एक क्वेश्चन पे -1 भी मिलता है। फिर आता है यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आप कैसे देखते हो, वैसे तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में बढ़ती है, बट यहाँ पे मैंने आपको पहले भी हमारे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई वहाँ पे बताया है, और अब मैं अभी बता रही हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे एक रूल आ जाता है, इसका सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है यहाँ पे फुली फिल्ड को, फिर मिलती है पार्शली फिल्ड को, फिर मिलती है अदर को। ठीक है, तो देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन 6 होता है 2p2, नाइट्रोजन आपका 7 होता है 2p3, ऑक्सीजन होता है 2p4। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा कौन होगा, 2p4। आपको यही लगेगा ना कि ऑक्सीजन होना चाहिए, मैं वो लेफ्ट टू राइट भी जा रहा ऑक्सीजन, और कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन होगा, बट यहाँ पे खेल हो जाता है। हमने क्या बोला, या तो फुली फिल्ड आ जाओ या फिर पार्शली फिल्ड हो। पार्शली फिल्ड क्या है, नाइट्रोजन है, पी हमारा कितना होता है 6 होता है, पार्शली कितना होगा 3, तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा नाइट्रोजन, फिर होगा ऑक्सीजन, फिर आता है हमारा कार्बन, देन बोरॉन। तो यहाँ से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि यही हमारा रॉन्ग है। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में सबसे ज़्यादा आपकी क्लोरीन की होती है, ये आपको याद करना है, एक्सेप्शन होता है। मेटेलिक रेडियाई आपकी टॉप टू बॉटम आपकी इंक्रीज होती है, तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीडियो को स्टॉप करिए और करना शुरू करिए। काफ़ी बार आपको एमओटी का क्वेश्चन करवाया है और आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, दिया हुआ है आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, आपको स्पीसीज दी हुई है, उसके बाद उसने आपको बोलना है कि मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले अमूटी में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं ये बता देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको दो तरीके होते हैं। पहला हो यहाँ पे होता है जब एन आपका ग्रेटर देन 14 हो, सॉरी एन आपका स्मॉलर देन 14 हो, एक मिनट, स्मॉलर देन 14 हो। दूसरा होता है एन ग्रेटर देन 14 हो। जब आपका स्मॉलर देन 14 होता है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे 1। तो बेस सबका सेम होता है, मेन खेल होता है ऊपर में।
अब यहाँ पे आपका आता है 1 2 2 वाला फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है 1 2 1 2, यहाँ पे होता है 1 2 2 1। ठीक है, तो ये आपका n स्मॉल देन 14 हो या होता है n ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पे आपका n2 है, कितना होता है 14, O2 कितना होता है 16, F2 कितना होगा आपका 9 होता है, तो गुना 18, O2 प्लस का होता है 16 होता है, एक निकल गया तो आ गया 15, यानी कि आपका केवल ये लेस देन में आएगा। तो पुट करते हैं 14, एक मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 2 3 4, 4/2 यानी कि 6/2 कितना आएगा आपका 3। तो यहाँ से आपका N2 का कितना होगा 3, तो N2 का हमारा क्या होगा, एक मिनट, 3। ठीक है, ये इससे मैच करेगा यानी कि ऑप्शन 4 से। तो ए का हमारा कहाँ 4 होगा, तो यहाँ से ये गलत और ये गलत, ए का 4 2 में है। अब हम क्या निकाल लेते हैं O2 का, तो देखो O2 में कितने होते हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 2 3 4 5 6/2 कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 6 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ से O2 निकल के आता है आपका सेकंड ऑप्शन। तो O2 सेकंड, यहाँ पे थर्ड है तो ये भी गलत होता है, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होता है। बाकी दो के भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। तो वीडियो स्टॉप करिए और इसको करना शुरू कर दीजिए। देखो पोलर बोला यानी कि यहाँ पे आपका पहले आता है, सर्च करना करते हैं पोलर, XeF4। XE आपका कितना बॉन्ड बनाता है 8 बॉन्ड बनाता है। तो एक मिनट, XE 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन लगा देते हैं, और ये आपके दो होते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बनता है स्क्वायर प्लेनर, यानी कि यहाँ पे आपका एक भी पोलर नहीं है। आपको ये यहाँ पे पोलरिटी 0 है, एक दूसरे को ये अक्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका पोलर यहाँ पे 0 है, तो ये तो नहीं होगा। उसने क्या बोला है मॉलिक्यूल इज पोलर, यानी कि ये नॉन पोलर है। IF5 देखते हैं, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अपोज करता है तो ये तो एक दूसरे को अपोज कर लेते हैं, लेकिन ये वाला एक तरफ हो जाता है, यानी कि यहाँ पे म्यू आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बी आपका नॉन पोलर हो गया, यानी कि पोलर हो गया। एक मिनट, पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर एंड नॉन पोलर, एक बार इसको देख लेना है, होमवर्क में इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आगे ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। तो अब आता है यहाँ पे 13 बोला गया है एसिडिक स्टैंड। एसिडिक स्टैंड आपके दो फैक्टर में डिपेंड करती है, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर EN आपका बढ़ेगा तो यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ता है तो आपका एसिडिक स्टैंड भी बढ़ता है। अब पहले में देखोगे तो आपका सबसे ज़्यादा EN किसमें होती है, क्लोरीन की, फिर सल्फर की, देन फास्फोरस की। और जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो क्लोरीन का होता है +6, सल्फर का +7, सल्फर का होता है +6 एंड फास्फोरस का होता है यहाँ पे +5। तो आपका ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट होता है। और जब आप सेकंड देखते हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सबसे ज़्यादा EN किसकी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ द कलरलेस लेंथेनाइट आयन अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें आपकी थ्योरी में बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी एफ ब्लॉक में, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, NCERT लाइन है ये। जो आपके लेंथेनाइट आयन होते हैं have unpaired इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, this ion absorb visual light of region of light and undergoes FF transition of hence exhibit color. The ion often with the 4f configuration has similar color to those ion having a 4f 4n configuration. और लेंथेनाइट आयन में आपके जो 4f 0 एंड 4f 14 होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो हमको यहाँ पे केवल और केवल क्या लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो EU3+ का आपका होता है 4f 0, आगे आता है आपका जिनॉन। फिर आता है LU3+ का होता है आपका यहाँ पे
Xc4F6। उसके बाद होता है Sm3+ का होता है आपका 4F5। उसके बाद आता है Nd3+ का होता है आपका यहाँ पे 4F3। Lu3+ का होता है आपका 4F14। तो यहाँ पे किसमें कौन से कलर लेस होते हैं? 4F0 एंड 4F14। तो यहाँ पे दो कलर लेस हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपका देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है रिएक्शन दी हुई है और पूछा गया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे पूछा गया इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका डीएनए ब्लॉक प्लस रिडॉक्स है, यानी कि दो चैप्टर का मिक्स है। पहले तो यहाँ रिएक्शन दी हुई है, कभी कभी तो रिएक्शन आपको पूछ भी लेते हैं, ठीक है। उससे बोला इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। और जब वो रिएक्शन करता है तो यहाँ बन जाता है +6, यानी कि आपको एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर क्या होगा आपका? N1 - N2। N1 यहाँ पे आपका +7 -M+6 आपका निकल के आएगा 1। एन फैक्टर निकल आया। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर तो मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका KMnO4 का कितना होता है आपका? 158। तो 158 अपॉन एन फैक्टर 1। तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और आइसोमर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह ले आए हैं। आप यहाँ पे देखो तो आपके फॉर्मूले यहाँ पे अगर Ma6 फॉर्म का होता है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस पेयर सेंसोमर, सेम उसी तरीके Ma4 आपका यहाँ पे निकल के आता है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर जब आपका नंबर 6 का हो तो आपके यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर हैं। और जब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Ma6 फॉर्म का है। अब देखो Ma6 फॉर्म में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर है नहीं है, यानी कि उसने क्या बोला? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। Ma5b, Ma5b है, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा। अब है Ma2b4। Ma2b4 देखो ये भी सेम है। Ma2b4 लिखो या Ma4b2, यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, यानी कि इसमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। Ma3b3, Ma3b3 आप देखोगे यहाँ पे इसमें नहीं है, तो कहाँ पे आपका? इसमें भी नहीं है। Ma3b3 हो। Ma2b3 Ma2b2 की तरह के होता है आपका। यहाँ पे मेरीडोनल और फेशियल बनता है, तो इसमें भी आपका होता है। Ma4b2 सेम आपका इसके ही जैसा है, दोनों सेम है, इसमें भी बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन 17। तो ये आपका IUPAC बेस है। द IUPAC नेम फॉर द इतना, आपको इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिगेंड को देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमें लिगेंड गिवन है, कौन कौन से नहीं। तो आपका ये लिगेंड होता है ब्रोमाइड, क्लोराइड, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे आपको नाइट्रो दिया हुआ है। जो अमोनिया होती है ये आपका जीरो लिगेंड होता है, यानी कि इस पर जीरो चार्ज होता है। तो हम प्लेटिनम का क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट 1x है इसका। ब्रोमीन क्या होता है? -1। क्लोरीन -1। अमोनिया का क्या होता है यहाँ पे? 0, ठीक है। तो +3 0। NO2 का कितना होता है यहाँ पे हमारा? -1। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे -1 प्लस यहाँ Cl बाहर लगा, यानी कि एक माइनस चार्ज बाहर होगा, तो -1। तो x निकल के आता है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये निकाल के हमें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बट निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? लिखने के दो इसके तरीके, दो पॉइंट होते हैं। पहला क्या होता है? इसको हम लोग लिखते हैं लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। और दूसरा होता है इसमें जो इसका लास्ट वाला आयन होता है काउंटर आयन, उसको हम लोग स्टेट के बाद में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में लिखते हैं। तो इसको लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है यहाँ पे? एमाइन। कितने दिए हुए हैं? 3 है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई एमाइन। उसके बाद आता है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमाइडो। फिर आता है क्लोरीन, क्लोराइडो। फिर आता है नाइट्रो, प्लेटिनम 4। और लास्ट में काउंटर आयन आता है हमारा क्लोराइड, ठीक है। अब आता है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन बेस होता है पूरा। तो यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शन आपको मिलेंगी। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ टेस्ट, तो इसको आप पॉज करिए और इसको करना शुरू करिए। तो टेस्ट पे जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं, और जितने भी बच्चों को
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो आप उसका वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपका हर एक टेस्ट के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ एजोडाई टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट एंड कार्बेलामाइन एंड एसिटालाइन। उसने क्या बोला यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को करना है, तो अमाइंस को क्लियर करने को हमको डिस्टिंक्ट करने का काम होता है हिंसबर्ग का। किसका होता है? हिंसबर्ग रीजन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अमीनो एसिड ऑफ आर्काइलर। यहाँ पे उसने अमीनो एसिड ऑफ आर्काइलर बोला है, तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड के आपके एनसीईआरटी के पॉइंट, ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, ग्लाइसिन जो होता है आपका स्वीट टेस्ट होता है, थायरोसिन चीज होता है, ये आप पढ़ लेना। देखो आपके यहाँ पे क्या बोला है, उसने आइकाइलर पूछा, तो यहाँ पे आपको पूरे अमीनो एसिड में केवल केवल दो काइलर होते हैं, आइसोल्यूसिन एंड आइसोथ्रूलिन, बाकी सब आपके आकाइलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बोला एनालिन, वेलिन, प्रोलिन, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी काइलर वाला नहीं है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक नेचर एंड एरोमेटिक नेचर। ठीक है, तो मानो आपको ये कंपाउंड है, आपको यहाँ पे एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक निकालना है, तो जब आपकी बात आती है एरोमेटिक की, तो आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कंजुगेट होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, एंड हकर रूल को फॉलो करना चाहिए। हकर रूल, हकर रूल आपका क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एग्जाम्पल बेंजीन। ठीक है, अब आता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसमें भी आपका साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कंजुगेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे हकर रूल होता है, वो आके कहता है कि यहाँ पे जो आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल होता है साइक्लो ब्यूटा डाइन। फिर आता है आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में रिंग ही नहीं होगी, साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, रिंग नहीं होगी, साइक्लिक नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, तो ये आपका आता है नॉन एरोमेटिक। तो ये आपको अब इसमें देखना है, आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक निकालना है, हगर लोल फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो, होमवर्क। और देखो जितने बच्चे ये कहते हैं कि मैम आपने इतने कम क्वेश्चन में भी होमवर्क, तो देखो यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, क्वेश्चन सॉल्विंग तो आपको खुद से ही करनी है, पेपर में आपको केवल कॉन्सेप्ट याद आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो फिर आता है आपके यहाँ पे रिएक्शन, और ये मल्टीपल रिएक्शन है, तो जो भी बच्चे कहते हैं मैम एक चैप्टर कर लिया हमने उससे हो जाएगा क्या, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है वो मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। अगर आपको मल्टीपल पे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बेसिक के तो हाइड्रोकार्बन हेलो एल्कीन वगैरह को तो करके जाएं। तो यहाँ पे आपको C6H6 दिया हुआ है, जिसकी रिएक्शन HNO3 H2SO4 से कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जहाँ पे हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारा बनता है C6H5NO2। फिर ZnHCl होता है, यहाँ पे हमारा होता है रिडक्शन, बनता है C6H5NH2। NaNO2 यहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा होता है डाइजोनियम NaNO2HCl, यहाँ होता है हमारा डाई एजोनियम, जहाँ बनता है हमारा C6H5N2+Cl- यानी कि BDC, बेंजोनियम डाइक्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। लास्ट में फिर होता है हमारा यहाँ पे रिडक्शन H2O+H3PO2 में रिडक्शन होता है, तो बन के आती है हमारी फिर से बेंजीन। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और करना शुरू करिए। सबसे पहले बोला है B2H6, जो कि ये आपका है हेलो एल्कीन की रिएक्शन। ठीक है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्कीन की रिएक्शन, सिंपली B2H6 H2O2 OH- से हमें जब रिएक्शन करेंगे तो हमारी, एक मिनट, हमारी एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा OH बनता है। और तो उसके बाद फर्दर ही हमारी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारे ये O होता है, यहाँ से H हट के इसी का एक मोल इसी के साथ जुड़ जाता है। कैसे, देखो CH3 CH+CH3 CH OH बना, इसी के दो मोल जब H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा यहाँ से H हटके इसी के साथ दो बॉन्ड जुड़ जाते हैं, CH3CH CH3CH CH2O CH2
प्लस CH, फिर CH3 और CH3। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए करेक्ट होता है। फिर दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको करना शुरू करिए। तो देखो उसने क्या बोला है यहाँ पे, पहली NH2Cl है। तो आपको Na NO2 को देख के क्या पता चला कि देखो अभी हमने पीछे किया था, ये रिएक्शन कौन सी थी हमारी, BDC वाली। ठीक है, तो ये NH2 को क्या चेंज कर देगा, मान लो ये पूरा कंपाउंड P है, तो पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे NH2 को चेंज करेगा N2Cl माइनस में। ठीक है, CuCN से रिएक्शन करेगा तो P हमारा पूरा सेम होगा और यहाँ पे लग जाएगा आपका CN। फिर यहाँ पे आती है आपकी गिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो आपको इस रिएक्शन में क्या क्या पूछ लिया, N2NO2 ये आपका हेलोल्किन है, हेलोल्केन में है। CuCN ये आपका आ जाता है हेमाइंस में, और ये आपका आ जाता है गिगनार्ड रिएजेंट यानी कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में। अल्कोहल फिनॉल ईथर यानी कि 3 अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शंस को एक साथ पूछा गया। अब आप सोचो कैसे आप स्किप कर सकते हो रिएक्शंस में। तो आपके यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट है, जब गिगनार्ड रिएजेंट आपके यहाँ पे रिएक्शन करता है तो यहाँ पे साइनाइड को हटा के यहाँ बना देते हैं आपका कीटोन। एक मिनट, CH3 और ये Cl, तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ है यहाँ पे आपको रिएक्शन, और ये देखो फिर से आपको एक ऐसी रिएक्शन है जो कि आपको पूछा गया है रिएक्शंस प्लस बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो देखो यहाँ पे रिएक्शंस और बायोमोलिक्यूल्स को मिक्स कर दिया गया है। अगर यहाँ पे बच्चा रिएक्शन नहीं कर पाया तो वो बता, तो यहाँ पे उसको बायोमोलिक्यूल्स आने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर बच्चे को बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता और रिएक्शन आती है तो फिर इसको कोई फ़ायदा नहीं, उसने रिएक्शन कर ली पर वो बता ही नहीं पाएगा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे HgSO4 जब रिएक्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे हमारा फॉर्म बनाता है, ए बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड, NHCCN प्लस H2O के प्रेजेंस में करेगा तो हमारा लास्ट में बनता है CH3CH NH2 एंड COH। तो ये हमारा होता है एनिलीन। एक मिनट, क्या हो गया, तो अभी आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेना, एनिलीन कॉलिन स्ट्रक्चर और ये सब, ये सारे स्ट्रक्चर। एक मिनट, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप लोग देख लेना, ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के एक बार आप लोग स्ट्रक्चर्स को रीड कर लीजिएगा सारे बायोमोलिक्यूल्स के। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिनोफ्थिलीन, फिनो नहीं सॉरी, phenylmethylene ketone can be converted into a ethyl benzene is one step by which of the following। तो उसने एक डायरेक्ट रिएक्शन पूछे, दो नाम दे दिए और बोला कि ऐसी कौन सी रिएक्शन जो इसको डायरेक्ट बनाएगी। तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। फेनिल यानी कि बेंजीन होगा, मेथिल कीटोन, कीटोन यानी कि कीटोन, यहाँ पे CO और CH3। ठीक है, उसने बोला ऐसी कौन सी रिएक्शन जो डायरेक्ट बनाएगी एथिल बेंजीन, यानी कि हमारा ये बना देगी। तो यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, केवल कीटोन तो हटा है, बाकी सेम वही है। तो क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो यहाँ करेगा ZnHCl, डायरेक्ट रिडक्शन करेगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और इसके अलावा आपके लिए और भी वीडियोस एंड क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे।